वेलकम टू गोयला आईएएस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी बायोलॉजी की क्लास। बायोलॉजी किसके लिए पढ़नी है आपको? साइंस में बायोलॉजी हम पढ़ाएंगे आपके हरियाणा एचसीएस के लिए। साइंस जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, उसमें आज से आपकी जो बायोलॉजी की क्लास है उसको हम स्टार्ट करेंगे। अब जब बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। लॉजी का मतलब स्टडी, मतलब अपनी लाइफ साइंस को स्टडी करना, दैट इज बायोलॉजी। लिविंग सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। और बायोलॉजी में जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारे पास दो ब्रांचेस होती हैं। एक होती है बॉटनी। बॉटनी का मतलब प्लांट्स में कैसे लिविंग प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं दैट इज बॉटनी। और उसके बाद जूलॉजी क्या होएगा? एनिमल साइंस के बारे में पढ़ना, एनिमल्स में कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे लिविंग प्रोसेसेस फॉलो अप होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? जूलॉजी। आज की जो हमारी क्लास रहेगी किसके बारे में? बायोलॉजी की बेसिक लेक्चर क्लास, जिसमें हम अपनी लिविंग सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल। सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल की डिस्कवरी कहां से हुई, सेल में कैसे फर्दर पार्ट्स जो है वो कैसे डिस्कवर हुए, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेलुलर कंपोनेंट्स का क्या क्या बेसिक फंक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है वो आपको आज की क्लास में हम बताएंगे। प्लस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो बेसिकली आपका किसके बारे में है? बायोलॉजी के बारे में। सो बायोलॉजी का आज बेसिक लेक्चर है, यानी कि आपका फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है। स्टार्ट करेंगे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन से। तो जब हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी का ओवरव्यू, सेल बायोलॉजी क्या होती है उससे स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी होती क्या है? Biology is the study of living organism and is divided into many specialized field that covers the morphology, physiology, anatomy, behavior, origin and distribution. बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी अपने आप में एक वास्ट साइंस है, जिसमें हम लिविंग बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें छोटे सबसे छोटी जो इकाई है, जैसे कि सेल हो गया, सेल कैसे फंक्शन करते हैं, सेल कैसे ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज बनाते हैं, जो सिमिलर परफॉर्मिंग टिश्यूज है, यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ टिश्यूज जिनका एक ही फंक्शन होता है, वो ऑर्गन बना लेते हैं। जैसे हार्ट एक ऑर्गन है जिसका काम क्या है? ब्लड को पंप करना, ब्लड सर्कुलेट करना बॉडी में। तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बना लेते हैं और ऑर्गन फंक्शन करता है। ऑर्गन्स एनक्लोज्ड होते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम में और पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अगर हम अपनी बॉडी को जूम इन करके देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट है जहां से सारे प्रोसेसेस रेगुलेट हो रहे हैं, तो वो आपका पार्ट क्या है? सेल। अब सेल होता क्या है? सेल एक सबसे स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि सेल वो सबसे छोटी इकाई है जहां से सारे लिविंग प्रोसेसेस, सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस हमारे ऑपरेट होते हैं। अब सेल की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। यानी कि जितने भी जीवित प्राणी हैं उनमें स्ट्रक्चरल, फंक्शन और बायोलॉजिकल यूनिट कौन सी है? सबसे छोटी स्ट्रक्चरल, बायोलॉजिकल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल। और सेल के पास एक क्वालिटी है कि वो रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, खुद आगे आगे डिवाइड कर सकता है। So cell can replicate itself independently, hence they are known as the building blocks of life. अब आपको ये स्टेटमेंट को समझना है, सेल कैसे खुद ही रेप्लिकेट कर लेते हैं खुद को, तो उसके बारे में समझेंगे। देखिए, अगर हम बात करें सेल की, सेल के पास एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि वो खुद को रेप्लिकेट कर लेता है, खुद की ही कॉपीज जनरेट कर लेता है। वो कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए अपनी मल्टीपल कॉपीज को जनरेट कर लेता है। इसी वजह से
एक सेल से आगे सेल्स बनते रहते हैं। सो बेसिकली आपको याद रखना है कि सेल के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए यहाँ पे है क्या, डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए की फुल फॉर्म होती क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स, यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स से बना हुआ एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल जिसका काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। कहां से कहां तक, पेरेंट सेल से डॉटर सेल तक। यानी कि हमारे पेरेंट से जो जीन हम में आते हैं, कैसे आते हैं, डीएनए की वजह से। डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए हम में पास ऑन होता है। तो वो क्या होता है कि सेल कैसे खुद को इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर पाता है, बिकॉज ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। इसे हम वास्ट में जब हम जेनेटिक मटेरियल पढ़ेंगे तब हम कंप्लीट स्टडी करेंगे कि डीएनए खुद को कैसे रेप्लिकेट करता है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होती है, और कैसे जो जीन्स है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि सेल के पास एक प्रॉपर्टी है कि खुद को रेप्लिकेट कर पाता है, खुद की कॉपीज जनरेट कर पाता है। कैसे कर पाता है, बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस विच इज नेम्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो सेल की जो डिस्कवरी है रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी वो भी आपको याद रखना है, 1665 में। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद एक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट आता है जिसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है कौन, इट इज एंटोन वोन ल्यूवेनहॉक। और ये एक ऐसे इंसान थे, ऐसे पर्सन थे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी पे स्टडी की। माइक्रोबायोलॉजी मतलब बायोलॉजी की माइक्रो टर्म्स, यानी कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो हमारे बेसिक सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया। और एंटोन वोन ल्यूवेनहॉक ने प्रोटिस्ट जो आपकी फैमिली है उसको डिस्कवर किया था। मतलब कि प्रोकैरियोट्स के बारे में जो स्टडी की है, बैक्टीरिया कैसे फंक्शन करते हैं, ये सब एंटोन वोन ल्यूवेनहॉक ने स्टार्ट किया था। उसके बाद आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस आपके सेल का एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, तो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और ईयर आपको याद रखना है, इट इज 1831। सो सेल की डिस्कवरी कौन किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है 1665 में। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है रॉबर्ट ब्राउन ने इन द ईयर ऑफ 1831। अब जब सेल के बारे में डिस्कवर हो चुका था, उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में पता लग गया कि हमारी सेल में एक ऐसी यूनिट है जो खुद को रेप्लिकेट करती रहती है, दैट इज नोन एज डीएनए। अब इसके बाद आगे स्टडी हुई। स्टडी में अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो काफी क्लासेस में आते हैं ना, प्लांट्स हो गए, एनिमेलिया किंगडम हो गया, प्लांटे किंगडम हो गया। और इसके बाद भी सेल को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया था, दो ऑर्गेनिजम्स में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम समझेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। उसके बाद हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, जैसे कि हमने बात की थी कि सेल सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी हम कह सकते हैं सेल सबसे छोटा पार्ट है जहां पे फंक्शन हो रहे हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। अगर हम अपनी बॉडी को जूम इन करें तो सेल ही एक ऐसी इकाई है जहां से सारे जो फंक्शन है वो रेगुलेट हो पा रहे हैं। अब जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है, मेजर जो है आपके 3 एलिमेंट से जुड़ के बनी हुई है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन, हाइड्रोजन
और नाइट्रोजन, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं जिनसे जुड़ के हमारी बॉडी बनी हुई है। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन को बोला जाता है स्ट्रक्चरल बैकबोन, यानी कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो बनाता है कार्बन। कार्बन हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्लांट की बॉडी में स्टार्च होता है, तो सभी में कार्बन है ना। प्लांट्स अपना जो खाना है ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं। सो कार्बन सबसे बेसिक एलिमेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारी बॉडी में वाटर पोटेंशियल को मेंटेन करता है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, हमारे डीएनए की बात करें तो इन सब में क्या प्रेजेंस होएगा, नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। सो हमारी जो बॉडी है उसमें मेजर 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन आपने याद रखना है कौन कौन से एलिमेंट्स की फॉर्म में होता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स की फॉर्म में। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको बाइंडिंग प्रोवाइड करने का काम, यानी कि जोड़ के रखने का काम कौन करता है, बाइंडिंग का काम रहता है हाइड्रोजन का। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का बेसिक फंक्शन होता है कि ये अमाइनो एसिड्स बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करता है, प्लस हमारे डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो सभी के सभी किस एलिमेंट से बने होते हैं, दैट इज नाइट्रोजन। तो इसी के बारे में अभी हमने समझा है कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये ऐसे थ्री सेट्स ऑफ एलिमेंट्स हैं जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अब कैसे रिस्पॉन्सिबल है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब सेल को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कैसे इसकी डिवीजन की जाती है। सेल बेसिकली 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। पहले हम प्रोकैरियोटिक को डीपली पढ़ेंगे, फिर हम स्विच करेंगे टुवर्ड्स द यूकैरियोट्स। और सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल है, और प्रोकैरियोट्स की स्टडी सबसे पहले किसने इनिशिएट की थी, अंटोन वोन ल्यूवेनहॉक ने। इनके जो ऑर्गेनल्स हैं उनके पास कोई भी बाहर प्रोटेक्शन के लिए कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो न्यूक्लियस के अंदर एनक्लोज्ड नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। यानी कि जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा है। साइटोप्लाज्म में क्या है, एक ऐसा फ्लूइड मैट्रिक्स जिसमें हमारे ऑर्गेनल्स पड़े हैं। तो प्रोकैरियोट्स, प्रो का मतलब क्या है, ऐसे सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, दे हैव अ वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस। इनके पास न्यूक्लियस होएगा जिसमें हमारा डीएनए प्रेजेंट है, प्लस जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके जो ऑर्गेनल्स हैं उनके पास एक बाहर प्रोटेक्शन वाली एक लेयर है which is known as membrane, outer membrane. On the basis of these components, eukaryotes are further divided into animal cells and plant cell. So cell पहले 2 divisions में है, pro and eukaryote. Pro का मतलब क्या है, कोई भी membrane, ऑर्गेनल के आसपास कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। जब हम यूकैरियोट की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे वो सबके सब मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे, यानी कि एक आउटर लेयर है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, कवरेज का काम करेगी। और यूकैरियोट्स फर्दर 2 डिविजन्स में डिवाइडेड है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट्स एंड एनिमल सेल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आगे जाके हम स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए आपको समझना है बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी प्रोकैरियोट्स एंड दी यूकैरियोट्स। तो एक होते हैं हमारे पास प्रोकैरियोट्स, दूसरे होते हैं हमारे पास यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कौन कौन सी एग्जांपल आ जाएंगी, आर्के, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे कॉमन एग्जांपल है आपकी प्रोकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में प्लांट सेल,
एनिमल सेल, ये सभी यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं। अब हम समझेंगे कि प्रो का मतलब क्या है, यू का मतलब यहाँ पे क्या है। प्रो का मतलब आपको याद रखना है, प्रो का मतलब है नो प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, बाहर की तरफ कोई भी आउटर लेयर नहीं प्रेजेंट है। नो प्रॉपर न्यूक्लियस, नो प्रॉपर ऑर्गेनल्स, ना ही तो इनके पास कोई भी प्रॉपर न्यूक्लियस होएगा जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। लेकिन अगर यहीं पे बात करें यूकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स इनसे कंपैरेटिवली थोड़े कॉम्प्लेक्स सेल आ जाते हैं जिनमें फंक्शन करने के लिए हर एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। यू का मतलब प्रेजेंट है, प्रॉपर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है इसमें। और इसमें क्या प्रेजेंट होएगा, न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर होएगा, न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके पास फंक्शनलिटी के लिए सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एटीपी की प्रोडक्शन के लिए। अब एटीपी क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जहां माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, हमारी बॉडी में एनर्जी को जनरेट करना। एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, एटीपी की फॉर्म में, और उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एक फर्दर शील्ड प्रोवाइड करेगा। और इस पे क्या लगे होते हैं, राइबोसोम्स, जिनका काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में इनकी फंक्शनैलिटी होती है। इसके अलावा गोल्गी अपरेटस, और इसके अलावा आपके पास लाइसोसोम, वैक्यूल्स। यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें, ऐसे सेल्स हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, जो अपने आप में कंप्लीट है, उनमें सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, दैट इज यूकैरियोट्स। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, कोई भी प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं होएगा, ना ही कोई न्यूक्लियस, ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल स्पेसिफिकली प्रेजेंट है। अब अगर प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है, रेप्लिकेशन कैसे होती है उसको हम समझेंगे। देखिए, अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में एक प्रोसेस चलता है जिसे हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। यूकैरियोट्स में तो डीएनए रेप्लिकेशन चलती है, डीएनए अपनी कॉपीज जनरेट करता है। लेकिन यहां पे हमने क्या समझा कि प्रोकैरियोट्स में कैसे डिवीजन होती है, तो प्रोकैरियोट्स में सेलुलर डिवीजन, यानी कि सेल्स कैसे रेप्लिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस व्हिच इज नेम्ड एज बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बाइनरी फिजन कैसे एक सेल से मल्टीपल कॉपीज को जनरेट करने में हमारी हेल्प करता है। तो अगर हम बाइनरी सेल की बात करें, बाइनरी फिजन की बात करें, तो बाइनरी फिजन आपको एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास एक सिंगल सेल है, एक पेरेंट सेल है। यहाँ पे सेंटर में आपका क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सेंटर में आपका डीएनए है, क्योंकि इसमें हमने समझा था कि कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, डीएनए मटेरियल आपका ऐसे ही प्रेजेंट है। तो आपका जो डीएनए मटेरियल है वो नेक्ड है, ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पे जनरेट होता है एक पॉइंट जिसको बोलते हैं ORI। अब ORI क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से डीएनए की रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे अगर पेरेंट सेल में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का एक पॉइंट जनरेट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे इसकी जो सेल वॉल है वो इलोंगेट होनी शुरू हो जाती है। सेल वॉल खुद को इलोंगेट करनी शुरू हो जाती है। इलोंगेट होने के बाद यहाँ पे अल्टीमेटली आपका जो डीएनए है वो भी इलोंगेट हो जाएगा, दो तरफ के, दो साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे इसकी जो पोजीशन है लगभग सेंट्रल होती है, उसके बाद सेल वॉल इलोंगेट होनी शुरू हो जाती है। अब जब सेल वॉल की इलोंगेशन होती है तो ये आपका ये पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, आपका डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत हो चुकी है।
अब इसके बाद क्या होएगा कि आपका सेप्टम रीजन जनरेट हो जाता है, सेप्टम रीजन जनरेट हो जाता है, यानी कि ये पॉइंट काफी ज्यादा अंदर की तरफ, इनवर्ड साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ हो जाता है, यानी कि 2 सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली आपके डीएनए की 2 कॉपीज जनरेट हो जाएंगी, और ऐसे जो जेनेटिक मटेरियल है 2 डॉटर सेल्स में ट्रांसफर हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब क्या है, बाय का मतलब है 2 डॉटर सेल्स जनरेट हो जाते हैं, आगे आगे जो डीएनए है वो ट्रांसफर होता रहता है। तो आपने याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में एक प्रोसेस चलता है जिसे बोलते हैं बाइनरी फिजन, और अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में आपके जो सेल है वो कैसे आगे डिवीजन कॉज करते हैं, तो आपने याद रखना है इसमें 2 होते हैं, मिटोसिस और मियोसिस, जो कि आगे वाले लेक्चर्स में हम डीपली पढ़ेंगे। इसमें आगे टाइप्स होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको समझना है जितने भी हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं उन सब में मिटोसिस होएंगी, लेकिन जो सेल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में आपका एक अलग प्रोसेस चलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। यानी कि स्ट्रक्चरल सेल्स में मिटोसिस होती है जिनका नॉर्मल फंक्शन है, जिनका फंक्शन गमीट्स में इन्वॉल्व है, गमीट्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, मेल और फीमेल गमीट बनाने में इन्वॉल्व है, उसको बोलते हैं मियोसिस। अभी हमने क्या पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम सेल के साइज की बात करें तो प्रोकैरियोट्स का जो सेल साइज होएगा 0.2 to 2 माइक्रोन मीटर, और टिपिकली एक यूकैरियोटिक सेल का साइज ज्यादा होता है 10 to 100 की रेंज में। उसके बाद इसमें एग्जांपल कौन सी पड़ी, आर्के और बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट आपकी स्पीशीज आ जाती है, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। इसकी बात करें तो इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है। न्यूक्लियस क्या है, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो आपके डीएनए, आपके जेनेटिक मटेरियल को शील्ड करेगी। उसके बाद इसमें मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते, जबकि यहाँ पे सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होएगा प्रेजेंट होएगा। उसके बाद फ्लैजेला की बात करें तो यहाँ पे 2 प्रोटीन ब्लॉक्स होते हैं, बट यहाँ पे जटिल यानी कि स्थिर होते हैं। उसके बाद सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पे यूजुअली प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल नहीं प्रेजेंट। यूजुअली यहाँ पे सेल वॉल होएगी, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और फंजाई के केस में, क्योंकि एनिमल सेल में नहीं मिलेगी। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होएगा। साइटोप्लाज्म एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑर्गेनल्स आपके फ्लो करते हैं, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, दोनों में मिलेंगे। राइबोसोम यहाँ पे कंपैरेटिवली स्मॉलर, छोटे होते हैं 70s साइज के, और यहाँ पे बड़े होते हैं 80s साइज के। और सेलुलर डिवीजन जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिजन होती है, जबकि यूकैरियोट्स में मिटोसिस और मियोसिस के थ्रू डिवीजन होती है। क्रोमोसोम्स की बात करें तो ट्रू टाइप नहीं होती, डीएनए ऐसे ही पड़ा है, बट यहाँ पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर हमारा क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं, जिसपे हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। उसके बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट आपके टॉपिक की तरफ कि अब यूकैरियोट्स फर्दर 2 फॉर्म में डिवाइडेड है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है उस चीज को हम समझेंगे। देखिए जो प्लांट सेल है इट इज यूजुअली लार्जर देन दैट ऑफ द एनिमल सेल, यानी कि एनिमल सेल से कंपैरेटिवली बड़ा होता है। एनिमल सेल जो होता है प्लांट सेल से छोटा होता है, और यहाँ पे आपकी जो सेल वॉल होएगी प्रेजेंट होएगी, यहाँ पे एब्सेंट होएगी। यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट होएगा। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करता है,
और एनिमल्स में ये एब्सेंट होएगा। इसमें वैक्यूल्स लार्ज और परमानेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे वैक्यूल्स का जो साइज है कंपैरेटिवली स्मॉल होएगा। यहाँ पे सेंट्रियोल्स एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है पेरिफ्री यानी कि बाउंड्री की तरफ होता है, जबकि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो कहाँ होएगा, जिसमें आपका डीएनए मटेरियल है वो आपका सेंटर की तरफ है। यहाँ पे लाइसोसोम्स आपके रेयर देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे आपका जो स्टोरेज मटेरियल है वो स्टार्च की फॉर्म में है, जबकि एनिमल सेल में क्या होएगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपका जो मटेरियल है वो स्टोर्ड रहेगा। अब बेसिक जो डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में वो आपको समझ आना चाहिए। अगर हम बात करें प्लांट और एनिमल सेल की, प्लांट सेल बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड सेल है। इसके पास सेल वॉल सबसे बाहर वाली एक मेम्ब्रेन भी है, अंदर वाली सेलुलर मेम्ब्रेन भी है। लेकिन इसी को अगर हम कंपेयर करके पढ़े एनिमल सेल के साथ, तो इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे एक सिर्फ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शनैलिटी होता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में इन्वॉल्व होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है, इसमें भी है। राइबोसोम्स यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो राइबोसोम्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस जिसके अंदर क्या स्टोर्ड है, हमारा जेनेटिक मटेरियल, वो आपका पेरिफ्री की तरफ यानी कि थोड़ा बाउंड्री की तरफ सिचुएटेड होता है, सेल वॉल की साइड पे। लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियस मटेरियल है आपका सेंटर में प्रेजेंट होएगा, और इसे बोलते हैं हम सेंट्रियोल्स मटेरियल। इसके अलावा यहाँ पे लाइसोसोम्स, गोल्गी अपरेटस और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, सबसे बेसिक डिफरेंस है कि प्लांट सेल वॉल में ज्यादा प्रोटेक्शन अवेलेबल है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन की फॉर्म में, लेकिन एनिमल सेल में एक ही होती है, दैट इज एनिमल सेल, दैट इज सेलुलर मेम्ब्रेन। अब जो ये सेल के ऑर्गेनल्स हैं, इनके फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। कैसे कंट्रोल सेंटर है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डीएनए। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसका काम क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना। और न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इट इज रेगुलेटिंग द जीन एक्सप्रेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या कंट्रोल करेगा, रिप्रोडक्शन सेल्स, यानी कि रिप्रोडक्शन जब होती है तो जीन्स कैसे ट्रांसफर होंगे। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी हमने पहले भी पढ़ा, किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दी थी कार्ल बेंडा ने 1898 में। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि यहाँ पे क्या होएगी, एनर्जी जनरेट होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसके बाद यहाँ पे एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। क्रिस्टे क्या करता है, कंपैक्टनेस को बढ़ाता है, यानी कि ये फोल्डेड फॉर्म में यहाँ पे जो स्टोर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इसका काम क्या है कि कंपैक्शन जनरेट करने और कम वॉल्यूम में ज्यादा जो कंटेंट है उसको ऐड करना। सो ये आपका क्रिस्टे होता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है, चाहे आपका प्लांट सेल है चाहे आपका एनिमल सेल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, ये जो आपका पार्ट है, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। यहाँ पे क्या कंट्रोल होएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस कंट्रोल होती है। जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, ये दो टाइप्स के होते हैं। रफ का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है और ये प्रोटीन की सिंथेसिस में काम करेंगे। लेकिन जिनके पर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है, ये लिपिड को सिंथेसाइज करते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करते हैं। उसके बाद गोल्गी अपरेटस को बोला जाता है सेल का पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन एंड लिपिड्स को पैक करके, स्टोर करके आगे
भेजता है, तो इसका ज्यादातर जो रोल प्ले है ट्रांसपोर्टेशन में आता है, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज द सेल्स पोस्ट ऑफिस। इट मॉडिफाइज, सॉर्ट्स एंड पैक द प्रोटीन्स। प्रोटीन को सॉर्ट करना, मॉडिफाई करना, पैक करना, आगे भेजना, ये किसका काम है? गोल्गी अपरेटस का। उसके बाद लाइसोसोम्स क्या होते हैं? दे हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स व्हिच कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। इनका काम क्या होता है? वेस्ट को ब्रेक डाउन करना। दे आर ऑल्सो नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज ऑफ करने में भी ये मदद करते हैं। उसके बाद राइबोसोम, जैसे कि हमने पढ़ा, एक वो साइट है जहां से प्रोटीन सिंथेसिस रेगुलेट होती है। और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली वो साइट है जहां पे फोटोसिंथेसिस यानी कि आपके ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है और जहां से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है पूरा रेगुलेट होता है। उसके बाद हमारे पास होते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स वेस्ट और टर्जिडिटी प्रेशर, यानी कि रिजिडिटी मेंटेन करनी, टर्जर प्रेशर को मेंटेन करना। साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली लाइक फ्लूइड मैट्रिक्स जिसमें सारे मेम्ब्रेन्स फ्लोट करते हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन है जिसका काम क्या होता है? मूवमेंट को कंट्रोल करना, एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और अलावा सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट्स के पास, जो उनको क्या देगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो किसके बारे में था? बायोलॉजी के बारे में था। बायोलॉजी की एक क्लास हमने डिस्कस की है जिसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा है। सेल फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, प्रो एंड यू। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं है, जबकि यूकैरियोट्स में सब कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड होएगा। और यूकैरियोट फर्दर दो डिविजन्स में आते हैं, प्लांट और एनिमल सेल में, जिसके बारे में डीपली हमने स्टडी किया है। सेल ऑर्गेनल्स और उनके जुड़े हुए जो फंक्शंस हैं उनके बारे में समझा है। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होगी है। नेक्स्ट क्लास में और भी आपके जो टॉपिक है, मिटोसिस, मियोसिस, रिडक्शन, डिवीजन क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्या होती है, पूरे को हम कवर करेंगे। तो ऐसे ही अगर आप भी हरियाणा HCS की प्रेपरेशन कर रहे हो लेकिन अभी तक हमारे बैच में एनरोल नहीं किया है, तो अभी जाके गोयला क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको हमारे टेस्ट सीरीज और बैच में एनरोल करना है। टेस्ट सीरीज आपको पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ 1499 की। और अगर आपको पूरा बैच लेना है, क्योंकि प्रीलिम्स की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, तो अभी से प्रेपरेशन की शुरुआत करें। और प्रेपरेशन करने के लिए गोयला क्लासेस के साथ जुड़े हमारे ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज और बैच में जरूर एनरोल करें। प्रीलिम्स का जो आपका कंप्लीट कोर्स है वो आपको पड़ेगा 4999 का, जिसमें आपको प्रीमियम लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंबाइंड बैच लेना है तो आपको वो पड़ेगा 14,999 में, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की आपकी कंप्लीट प्रेपरेशन रहेगी, टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा आपको। तो आपने वेट नहीं करना, अभी जाके गोयला क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज और बैच में एनरोल करना है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में बायोलॉजी के और जो आपके मेजर कंसेप्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे।